नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस योगा इन कुंडली। क्या आपकी कुंडली में सिविल सर्विसेज या आईएएस बनने का योग है? तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, पहले हम इस एग्ज़ाम के गणित को समझते हैं। हम जानते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सिविल सर्विसेज के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और जो बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसका नाम है यूपीएससी। और सोचिए कि इस एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तैयारी करूं, लेकिन किन्हीं कारणवश तैयारी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग करते हैं, उसमें से कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। तो पहले हम गणित को समझते हैं कि यूपीएससी हर साल यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और लगभग 900 से 1000 के बीच में पोस्ट होती रहती हैं। हर साल वेरी करती रहती हैं, कभी 900 आती है, कभी 1000 आती हैं, कभी 950 आती हैं। ठीक है, तो 900 से 1000 के बीच में पोस्ट रहती हैं। अब देखिए, क्या है कि हर साल करीब 11 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उसमें से करीब 5 से 6 लाख लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, और तीनों स्टेज क्रॉस करने के बाद, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपके पास कितनी पोस्ट हैं टोटल? अगर मान के चलिए कि जैसे कि 2022 में 930 पोस्ट थी। ठीक है, 930 पोस्ट। इसके लिए मतलब कि 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं। तो सोचिए सक्सेस रेट कितना कम हो गया, लगभग 0.16 टू 0.18% इतने लोग पास होते हैं। और अगर 930 पोस्ट है तो सबसे जो टॉप पोस्ट होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो लगभग 200 से 250 पोस्ट होती हैं ऊपर वाली। अगर उसमें आपका रैंक आता है तभी आप बनोगे, अदरवाइज जितनी नीचे की जो पोस्ट होती हैं वो उतनी अच्छी पोस्ट नहीं होती हैं। तो कंपटीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ कंपटीशन है। और इसमें जो अभ्यर्थी पास नहीं हो पाते हैं, ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि 2 बार 3 बार इंटरव्यू फेस करते हैं। तो क्या वो अयोग्य होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनके अंदर भी योग्यता उतनी ही होती है जो लोग पास हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो लोग फेल हो जाते हैं, जो नहीं पास हो पाते हैं, ऐसी क्या बात होती है? तो फाइनली यही होता है कि लक साथ नहीं दिया, भाग्य साथ नहीं दिया। अब तो आगे असली बात पर। पहले लोग तैयारी करते हैं तो भाग्य को नहीं मानते हैं, कर्म को मानते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं भाग्य साथ नहीं दिया। मुझे इस बात का अनुभव इसलिए है कि क्योंकि मैं ज्योतिष तो पिछले लगभग 8-9 साल से परस्यू कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। परंतु मैं तैयारी भी किया था यूपीएससी का, और ठीक ठाक तैयारी किया था, परंतु सफल नहीं हो पाया। इवन मैं पीसीएस में 2 बार इंटरव्यू दिया, अभी भी मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो मैंने बहुत अलग अलग दोस्तों मित्रों का चार्ट देखा, कुछ लोग सफल भी हो गए। तो मुझे एक अनुभव मिला कि यार कुछ तो खास बात होती है एक आईएएस कुंडली। और ऐसा नहीं कि ये किसी टेक्स्ट बुक ज्योतिष की किताब में कहीं दिया हुआ है कि यार आईएएस बनने के यही होगा, नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट है 150 से 200 साल पुरानी पोस्ट है और ज्योतिष हमारा हजारों साल पुराना है। तो ये रिसर्च करने के बाद जब अलग अलग जातकों का चार्ट आप देखोगे, उसमें से बहुत सारे लोग अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तब समझ में आता है कि यार एक खास तरह की कुंडली तो जरूर होती है। तो मैंने एक अपना अनुभव से एक सूत्र निकाला, फार्मूला निकाला। बाकी लोगों का फार्मूला हो सकता है अलग, परंतु मेरा एक अलग अलग फार्मूला है। अब देखिए, मैंने जो फार्मूला निकाला उसमें क्या है कि लगन या लग्नेश बली होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि हॉरोस्कोप का पहला जो हाउस होता है वो लगन होता है। ये लगन हो गया। ठीक है, और इसमें अवस्थित राशि का स्वामी लग्नेश होता है। अगर मान के चले कि यहाँ पे 1 नंबर की राशि है
तो मेष राशि कुंडली हो गई, मेष राशि हो गया यहाँ पे, और इसका स्वामी मंगल। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हाउस भी मजबूत होना चाहिए, लगन भी मजबूत होना चाहिए, साथ साथ में मंगल भी मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगन करता है, जितने भी उसको उसकी सारी घटनाएं घट रही हैं द्वितीय भाव से संबंधित, कुटुंब, वाणी या धन, वो लगन पे ही घट रही है। चतुर्थ भाव सुख भाव, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख तो लगन को ही मिलेगा ना, व्यक्ति को ही मिलेगा ना जिसकी कुंडली है। सप्तम भाव क्या है? पत्नी, किसके साथ जुड़ेगी? लगन के साथ जुड़ेगी। भाग्य, नाइन्थ हाउस, किसका साथ देगा? भाग्य, लगन का। कहने का तात्पर्य कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो कर्ता के ऊपर हो रही है, तो कर्ता यहां पे प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अब अगला जो बिंदु है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 6, 8, 12 जानते हैं कि ये छठा भाव होता है, ये 8th हाउस होता है, ये 12th हाउस होता है। यहां पे लगन नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लगन यहां पे आके बैठ गया या इससे संबंधित हो गया छठे भाव से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रॉब्लम? देखिए, छठा भाव होता है, छठे भाव का कारकत्व क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशंस, झूठे आरोप। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां। अब मान के चलो कि लगन का स्वामी इसमें आके बैठ जाए छठे भाव में, तो बेसिकली आप ट्रैप हो गए, फंस गए कीचड़ में। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट हो भी, परंतु इन चीज़ों में आप फंस गए। अब आपके घर में ही मुकदमा चल रहा हो, शत्रु आपके घर से शत्रुता है, तो आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए, उस ट्रैप में फंस गए, तो आपका जो मेन टारगेट हुआ अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आठवां भाव क्या है? आठवां भाव ये हाउस ऑफ सीक्रेट है। यहाँ पर क्या है कि हडल्स भी है। जो आप काम करने जा रहे हो, तैयारी करने जा रहे हो, आपके सामने बाधाएं आ जाएंगी। अगर लग्नेश यहाँ से एसोसिएट हो जाए या यहाँ पर लग्न का स्वामी बैठ जाए आठवें भाव में, तो आपके सामने बाधाएं आएगी, और तरह तरह की बाधाएं, ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत ही ये सीक्रेट हाउस है, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मुसीबत सॉल्व करोगे कि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे। अब लगन जो है 12th हाउस में, 12th हाउस क्या है? जेल यात्रा है, व्यय है। ठीक है, यहाँ पे आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए। पीस है ही नहीं 12th हाउस में, तभी भी आप मुसीबत में फंस जाओगे, मतलब आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो बिंदु है, अगला बिंदु क्या है कि यदि लग्नेश त्रिक भाव में है तो विपरीत राजयोग का नियम लागू होना चाहिए। अब देखिए, इसका एक अपवाद भी आ गया। पहले तो मैंने कहा कि 6, 8, 12 में लगन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है भी त्रिक भाव मतलब कि 6, 8, 12, तो यहाँ विपरीत राजयोग नियम लागू होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। मतलब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपना अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब मुसीबत में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। भाई ऐसे भी तो लोग हैं कि जिनके सामने मुसीबत, चैलेंजेस आती है, वो फेस करते हैं, उससे निकल जाते हैं। अब मान के चलिए कि अगर वृश्चिक लग्न कुंडली है, सपोज 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो लग्नेश क्या हुआ इसके लिए? मंगल हुआ ना। अब मान के चलिए मंगल बैठ गया आपके छठे भाव में, तो क्या यहां पे विपरीत राजयोग नियम लागू हो रहा है? बिल्कुल लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में जो लग्न लॉर्ड है वो हमेशा शुभ रहेगा, क्योंकि वो केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है मंगल, और छठे भाव में वो अपने ही राशि में बैठा हुआ है। हम जानते हैं कि
मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल अपने ही भाव में बैठा हुआ, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो अपने ही भाव में या अपने राशि में कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में बैठा हो, चाहे कितना भी मुसीबत में हो, अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग नियम लागू हो गया, क्योंकि 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठेगा तो विपरीत राजयोग बनता है। छठवें भाव का स्वामी क्या है? मंगल, और छठवें में बैठ रहा है, और एट द सेम टाइम मंगल जो है लग्नेश भी है, तो अति योग कारक हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला ये काम कर गया, मतलब कि ये मुसीबत में भी अच्छा फाइट करेगा मंगल, और फाइट करके निकल जाएगा और एग्जाम में निकाल लेगा। अगला जो बिंदु है, बृहस्पति मजबूत या योग कारक होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए बृहस्पति क्या है ना, जुपिटर ज्ञान होता है, विजडम होता है, इसको कहते हैं कि विजडम का मतलब दूरदर्शिता। व्यक्ति को पता है कि अगले साल भर बाद क्या होने वाला है, उसको उसकी एनालिसिस इतनी तगड़ी होती है कि वो अपनी एनालिटिकल स्किल से पता कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जिसको हम दृष्टि कहते हैं, विजडम। ठीक है, दूरदर्शिता, ज्ञान, बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बुद्धि का ही परिष्कृत रूप ज्ञान होता है। अगर जुपिटर स्ट्रांग मजबूत हो तभी तो आप एग्जाम की तैयारी कर पाओगे ठीक से, आपकी आईक्यू तभी तो काम करेगी। तो जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए, मजबूत स्थिति में होना चाहिए, ठीक है, या योग कारक होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि पराक्रम भाव अच्छा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, पराक्रम भाव क्या है कि आदमी को कोई भी काम करने के लिए इनिशिएटिव प्रदान करता है। हम जानते हैं कि थर्ड हाउस पराक्रम होता है, धैर्य भी होता है। ठीक है, अब एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़े धैर्य। पंचवर्षीय योजना है, 5 साल तो कम से कम मान चले कि हिलना नहीं है आपको। अब आपके अंदर धैर्य है ही नहीं, पराक्रम है ही नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, डिंगे हाँक रहे हो, नहीं होगा आपसे। आपको किसी को मारना पीटना नहीं है, यहाँ पे किताबों के माध्यम से ही पराक्रम दिखाना है। एग्जाम आते ही आप कभी कभी नर्वस हो जाते हो, वो नहीं होना है। पराक्रम रहेगा तो उसको फेस करोगे अच्छे से। धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो थर्ड हाउस आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मान के चलिए ये थर्ड हाउस अगर आपका बलहीन है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि भाग्य स्थान अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, सब कुछ मेहनत कर लिया आपने, सारे पराक्रम आपके अंदर है, विपरीत राजयोग बन गया, लग्न बहुत बली है, और वही जो लोग फेल हो जाते हैं 3 3 अटेम्प्ट देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, 4 इंटरव्यू देने के बाद बहुत लोग फेल होते हैं, नहीं पास हो पाते हैं। फाइनली यही आता है, भैया आपका जो भाग्य स्थान है वो कमजोर है। ठीक है, तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ जो ग्रह है, अगर वो मजबूत नहीं भी है तो भाग्य स्थान का जो भाव है वो मजबूत होना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है कि चंद्रमा बली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखो, सब कुछ कर रहे हो, वो सारी घटनाएं पहले दिमागी स्तर पर घटती हैं। आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी तैयारी करना चाह रहे हो, जो भी इच्छाएं आपके अंदर पाल रखे हो कि हमको यार ये सारी चीज़ें करना है, कोचिंग करना है, इतना साल लगेगा, ये सब घटनाएं पहले आपके मानसिक स्तर पर होती हैं। और मन आपका कमज़ोर अगर है, फ्लक्चुएट करेगा, तभी भी मुश्किल हो सकती है, आप घबरा जाओगे। तो दिमागी तौर पर मजबूत आपका होना अति आवश्यक है। तो चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा अगर मजबूत होगा या फोर्थ हाउस मजबूत होगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस वहां पे कर्क राशि होती है, तो फोर्थ हाउस मतलब बेसिकली आपका फैमिली बैकअप बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी खूब है, यहां से कितना भी मुसीबतें आ रही हैं लेकिन इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैकअप है, इतना आप वहां से सुख मिल रहा है कि आप सब कुछ ओवरकम कर ले जाओगे। ठीक है, अब भाग्य स्थान मजबूत होने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे पिता का यहाँ पे मजबूती है, मतलब पिता से आपको सहयोग है,
अब सोचिए कि जिन कुंडली, चाहे यही कुंडली अगर बहुत खराब निकल जाए, जिसका फोर्थ हाउस बहुत मजबूत है, मतलब उसके पास खूब प्रॉपर्टी है और पिता का भी यहाँ सहयोग खूब है, पिता भी बड़े पद पे हैं, तभी भी भरपाई हो जाएगी, लाख कमियां हैं। और फाइनली सब कुछ ये है, एक बात जान लो, ये सारी बातें ठीक हैं जो भी मैं बताया, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आठवां पॉइंट अगर नहीं है, तभी भी आप नहीं बन पाओगे। कैसे? योग कारक या शुभ ग्रह की महादशा चलनी चाहिए। अब सारे योग हैं, कुंडली आपकी प्रॉमिस कर गई, कुंडली में प्रॉमिस है कि भैया आप आईएएस बनोगे, आईएएस बनने के योग है, लक्षण है, सब कुछ है, परंतु आपकी जो महादशा चल रही है वही खराब है। अब 32 साल के बाद आप ओवर एज हो गए और उसी पीरियड में आपकी खराब महादशा चल रही है, तब वो जितने भी योग बन रहे हैं कुंडली में, क्या फलित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सोचिए, ऐसे नहीं 0.16 का जो रिजल्ट आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये आईएएस आईपीएस की कुंडली है। और इसमें अगर बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो स्टेट पीसीएस जो है, तब आप एसडीएम बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे, ठीक है। लेकिन आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए तो बिल्कुल कुंडली स्मूथ होनी चाहिए। अब देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे एक कुंडली देख रहा हूँ, आपके सामने है। ये टीएन सेशन कुंडली है। टीएन सेशन के बारे में आपको पता होगा अच्छे से, और परिचय करवाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लगभग सब लोग जानते हैं, जो भी लोग तैयारी करते हैं या जो तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। ये पहले आईएएस रह चुके हैं, अब बाद में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे भारत के। अब बहुत ही गजब की पर्सनालिटी इनकी थी और जिद्दी इंसान थे, बिल्कुल जो ठान लेते थे वो कर लेते थे, पॉलिटिशियन डरते थे इनसे। तो ये देखिए, एथेंटिक कुंडली इनकी है, जो भी इसका मतलब मैंने जो कुंडली लिया है एस्ट्रो से ही लिया, लेकिन ये एथेंटिक कुंडली है। अब इस कुंडली को देखा जाए तो सूर्य जो है, अब सोचिए गजब कुंडली है। पहले लग्न देखते हैं, लग्न इनका मजबूत है। मैं कहा पहला पॉइंट, लग्न मजबूत होना चाहिए। लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य कहाँ का स्वामी है? भाग्य स्थान का स्वामी है। मतलब भाग्य खुद ही उठ करके आ गया कहाँ पे, लो भैया तुम्हारे पास ये आईएएस की पोस्ट। सोचो, सूर्य क्या होता है? फेम होता है, तरक्की होता है, यश और कीर्ति होता है, गवर्नमेंट होता है। भाग्य स्थान का स्वामी खुद ही आकर के लग्न में बैठ गया। और लग्न का स्वामी, लग्न धनु लग्न कुंडली है, और इसका स्वामी क्या है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठ गया? भाग्य स्थान में। सोचिए कि ये है राशि परिवर्तन योग, मतलब कि लग्न का स्वामी बैठ गया भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान का स्वामी बैठ गया लगन में। राशि परिवर्तन हो रहा है और अति योग कारक है। सूर्य अति योग कारक है, लग्नेश तो खैर अति योग कारक होता ही है। ये पहले ही नजर में ही दिख रही है कि आईएएस की कुंडली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जुपिटर का किससे कॉम्बिनेशन बन रहा है। जुपिटर का देखिए मार्स से कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस कुंडली में मार्स भी शुभ है, योग कारक है, ठीक है, क्योंकि मार्स जो है 5th हाउस का लॉर्ड है और साथ में 12th का भी लॉर्ड है। तो चूंकि 5th हाउस त्रिकोण होता है, तो इस लगन कुंडली के लिए योग कारक बन गया। तो दो योग कारक ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ है। सोचिए, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठ गया, ये गजब की कुंडली है ये, आप सोचो। और केतु बैठ गया, मजेदार बात है कि केतु भी बैठ गया। केतु जुपिटर, ये मतलब सोचिए कि जुपिटर विजडम होता है और केतु सुपर विजडम होता है। ऐसे व्यक्ति के पास गजब की दूरदर्शिता है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा की। मैं कहा था चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अब आप देख के कहोगे कि भैया चंद्रमा तो यहाँ पे अष्टमेश है और अष्टमेश बुरा होता नहीं। धनु लग्न की कुंडली के लिए यह अपवाद है। धनु लग्न कुंडली में अष्टमेश हमेशा कर्क राशि होगा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा को अष्टमेश का
दोष नहीं लगता है धनु लग्न कुंडली के लिए, ठीक है। ऐसी कुंडली जिसमें अष्टमेश चंद्रमा और सूर्य हो तो उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, मतलब ये भी शुभ हो गया। और अष्टमेश केंद्र में पहुंच गया तो और ज़्यादा शुभ हो गया। मतलब माइंड अगर दिमाग देखा जाए तो इनका बहुत स्ट्रांग माइंड, ठीक है, फ्लक्चुएटेड माइंड नहीं। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की। देखिए पराक्रम भाव में क्या राहु बैठा हुआ है, थर्ड हाउस पराक्रम भाव होता है। राहु क्या करता है, राहु दुस्साहसिक होता है। एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस, मतलब बाउंड्री क्रॉस करता है। आप सोचिए कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय नेताओं को एकदम परेशान कर दिए थे, डरते थे इनसे पॉलिटिशियन। बिहार में सोचिए कि जंगल राज था, इलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इन्होंने कहा कि जब तक वोटर आईडी नहीं बनेगा तब तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सारे पॉलिटिशियन इनसे परेशान रहते थे। तो थर्ड हाउस में राहु इंसान को दुस्साहसिक बनाता है। दूसरी बात, थर्ड हाउस इनका पराक्रम भाव क्यों मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर की साइन है जो कि एक्वेरियस होता है, कुंभ राशि। देखिए थर्ड हाउस में अगर फिक्स साइन हो, अचर साइन हो, अचर राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने बात पे टिका रहता है, अपनी पराक्रम को कमजोर नहीं होने देता है, एकदम स्थिर रहेगा। वो पराक्रम उसका स्थिर रहेगा, धैर्य एकदम स्थिर रहेगा, क्योंकि स्थिर साइन है, फिक्स साइन है। यहाँ पे अगर 10 नंबर की साइन हो जाए तो व्यक्ति फ्लक्चुएट करेगा, उसका पराक्रम कभी पीछे आएगा कभी आगे जाएगा। अब शनि देखो, शनि इनके दूसरे भाव में अपने ही राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में, तो शनि भी इनका शुभ हो गया। तो आप देखिए कि इनकी कुंडली कितनी बलवान है, बहुत स्ट्रांग कुंडली है। देख के ही लगा कि हाँ ये आईएएस की कुंडली है, ठीक है। मतलब सिर्फ बुध जो है इनकी कुंडली में 12वें स्थान में बैठा हुआ है, बाकी जितने भी इनके प्लैनेट हैं वो सब केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति जो है ट्रैप से बच गया, मुसीबत से बच गया, जो भी जीवन में परेशानियां उससे बच गया, इसलिए उसको टारगेट मिल गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो विषय रहा काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक